Hello friends, Jai Hind, Bande Mataram. My name is K Das, Fire and Industrial Safety Trainer. So, our today's topics is showing here. You just look at this point. Difference between refuse area and assembly area. So, do you know what is refuse area? So, it's my little question for you. अब मैं हिंदी में बोलूँ आपको कि रिफ्यूज़ एरिया होता क्या है। रिफ्यूज़ एरिया, और मैं साथ साथ ये भी दिखाऊं कि रिफ्यूज़ एरिया ये चीज़ है, ये आप देख रहे हैं, दिस इज़ कॉल्ड रिफ्यूज़ एरिया। ये किसी बिल्डिंग के बाहर वाला हिस्सा है, लेकिन रिफ्यूज़ एरिया एक पोर्शन जो है वो बिल्डिंग के भीतर भी होते हैं। तो अभी मैं बताऊं रिफ्यूज़ एरिया में क्या किस लिए जाते हैं। वहाँ फिर आप देख रहे हैं रोप लैडर है, हम लोग उसमें से क्या करते हैं, रोप लैडर से मतलब उसको रेस्क्यू करते हैं, इवाक्यूएट करने में लोगों को मदद देते हैं। लैडर भी बहुत तरह का होता है। ये देखिए लैडर मैंने ऊपर से नीचे उतारा, एक बिल्डिंग को, हाई राइज बिल्डिंग को मैंने इवाक्यूएट करने में मदद की। तो अभी मैं पेशेंट जो एक हॉस्पिटल इवाक्यूएशन हो रहा है, तो ये रिफ्यूज़ एरिया के ऊपर पहुंच जाने के बाद, मतलब वहां पहुंचने के बाद वो नीचे नहीं आ पा रहे थे, तो मैं इस तरह से उनको नीचे ला रहा था रिफ्यूज़ एरिया से। तो रिफ्यूज़ एरिया क्या है वो भी मैं बताऊंगा। उसलिए हम लोग क्या करते हैं, जो ईआरटी मीन्स, जो ये फायर एंड सेफ्टी कोर्स में नॉट ओनली जरूरी, बाकी हर एक कोर्स में बीएससी फायर एंड सेफ्टी, बीटेक फायर एंड सेफ्टी, फिर उसके बाद डिप्लोमा इन फायर एंड सेफ्टी, एडवांस डिप्लोमा इन फायर एंड सेफ्टी, सर्टिफिकेट कोर्स फायर एंड सेफ्टी के ऊपर, या डिजास्टर मैनेजमेंट। बेसिकली ये कोर्स जो है इसके ऊपर आधारित है। तो इसमें जानना जरूरी होता है कि रेस्क्यू कैसे करेंगे। ये आप देख भी रहे होंगे कि मेरे पास जो है स्टूडेंट्स है, ग्रुप है, ये जो है ये ईआरटी फुल फॉर्म है इमरजेंसी रिस्पांस टीम, और ईआरपी इमरजेंसी रिस्पांस प्लान। एनीवे, तो वेलकम बैक। तो फिर मैं अभी ये बोल रहा हूँ, ये दिस इज़ कॉल्ड रिफ्यूज़ एरिया। मैं के दास बोल रहा हूँ मास की तरफ से, आप देख रहे होंगे। पहले आप अच्छी तरह जानना है, ये क्वेश्चन एनबीसी से रिलेटेड है। एनबीसी मीन्स नेशनल बिल्डिंग कोड। तो 2016 के बाद जो है ये बहुत ज़्यादा पूछताछ होते हैं सेफ्टी में, जो नेशनल बिल्डिंग कोड से। नेशनल बिल्डिंग कोड पार्ट 1, 2, 3, 4 बहुत सारे हैं। हमें जानना कौन सा है फायर एंड इंडस्ट्रियल सेफ्टी के लिए, तो जानना है पार्ट 4, जिसमें लिखा है फायर एंड लाइफ सेफ्टी। अभी मैं वही बोल रहा हूँ। तो आपको ये पोर्शन जो है रिफ्यूज़ एरिया कहलाता है। तो रिफ्यूज़ एरिया आपको डेफिनेशन मैं बता रहा हूँ थोड़ा सा। तो यह रिफ्यूज़ एरिया कोई ऐसी जगह जो कि बिल्डिंग के भीतर हर 24 मीटर के ऊंचाई पर, हर 24 मीटर पर कोई हाई राइज बिल्डिंग में, एचआरबी में, मतलब ऐसा कोई बिल्डिंग जो ग्राउंड सरफेस से 15 से 23 मीटर या उससे ज़्यादा अधिक ऊंचाई हो, तो उसको हम हाई राइज बिल्डिंग बोलते हैं। और हाई राइज बिल्डिंग में 24 मीटर पर, हर 24 मीटर की ऊंचाई पर एक रिफ्यूज़ एरिया बनाया जाता है। ये इस तरह से बैल्कोनी जैसा दिखता है, और बिल्डिंग्स के साथ कनेक्टेड होते हैं, और ये फ्लोर से भी कनेक्टेड होते हैं। और ये रिफ्यूज़ एरिया इसे कहते हैं। एक जब आपातकालीन परिस्थिति में बिल्डिंग में कोई फायर इमरजेंसी या और किसी कारण से कोई इमरजेंसी हो, ज़्यादातर फायर इमरजेंसी में रिफ्यूज़ एरिया में आके हम लोग क्या करते हैं, जो लोगों को हम लोग ट्रेनिंग देते हैं, उसमें हम लोग ये बताते हैं कि यहाँ आने के बाद लोग रेस्क्यू करने के लिए कॉल करते हैं या कोई भी सहायता मांगते हैं। तो ये रिफ्यूज़ एरिया होता है। एक बात और बता दूं जल्दी से, रिफ्यूज़ एरिया हमेशा ओपन रहेगा, और वो भी इल्यूमिनेटेड रहेगा, और सफाई रहेगा, अनऑब्स्ट्रक्टेड कंडीशन में रहेगा, कभी ताला नहीं लगाएगा, और उसमें बोर्ड में बाकायदा लिखा रहेगा रिफ्यूज़ एरिया, डो नॉट ऑब्स्ट्रक्ट, इस तरह से बोर्ड में लिखा रहेगा। तो 4 एक बात लास्ट, रिफ्यूज़ एरिया के बारे में तो मैंने बता ही दिया आपको। और एक बात बता दूं, रिफ्यूज़ एरिया हफ्ते में एक बार सफाई भी होना चाहिए, ये बात भी ध्यान रखना। और उसका सिर्फ सेफ्टी चेक भी होता है रिफ्यूज़ एरिया हफ्ते में एक बार। मंथली हम लोग करते हैं, हफ्ते में एक बार तो करते नहीं, हम लोग मंथली एक बार सेफ्टी चेक जरूर करते हैं। बिल्डिंग पे मैंने बोला हर 24 मीटर पर हाई राइज बिल्डिंग में या 7 तल्ले में या 7th फ्लोर में रिफ्यूज़ एरिया पाए जाते हैं। ये बाहर से भी बैल्कोनी टाइप का मिलते हैं, और बिल्डिंग के भीतर भी हर 7 तल्ले में 24 मीटर के ऊंचाई में भीतर, इनसाइड द फ्लोर, इनसाइड द बिल्डिंग, तो वहाँ भी खाली जगह है जहाँ पर इलेक्ट्रिकल हैजार्ड के होने की संभावना नहीं है। चेयर वगैरह लगाए जाते हैं। लोग आपातकालीन परिस्थिति में, इमरजेंसी होने पर, बिल्डिंग में फायर होने पर, उस जगह में बिल्डिंग के भीतर वो भी एक रिफ्यूज़ एरिया टाइप का फ्लोर है, जहाँ पर फायर इमरजेंसी में इलेक्ट्रिकल फायर होने की संभावना नहीं है, और जहाँ से रेस्क्यू कर सकते हैं। वो एक सुरक्षित स्थान माना जाता है। अब चलो मैं बात करता हूँ, आपको मैं बताऊँ, तो आप तो सब देख ही रहे हैं ये। तो मैं आपको बोलूँ पहले कंट्री फास्ट, ये बात याद रखना। तो फिर मैं एक बात आपको बताऊं कि अभी जो मैंने आपको दिखाया, क्या दिखाया, अभी मैं आपको बोलूं कि ये जो मैंने लिखा है असेंबली एरिया। असेंबली एरिया क्या होता है? असेंबली एरिया मतलब असेंबल होना, मतलब कोई इसे असेंबल मतलब गैदर्ड होना, मतलब
एक साथ होना, एकत्रित होना। तो ये असेंबली एरिया में हम लोग तब पहुंचते हैं जब हम लोग यहाँ से, जैसे मैं रेस्क्यू करवा रहा हूँ ऊपर से रोप लैडर के द्वारा, ये जो पेशेंट को लेके जा रहा हूँ हॉस्पिटल इवैक्यूएशन के दौरान रोप लैडर ऊपर से निकाला, और फिर बाद में उसके बाद मैं इवैक्यूएशन करवा रहा हूँ लोगों को। फिर उसके बाद जो है असेंबली एरिया मतलब वो जगह होता है, मिनिमम वर्ड में बोल रहा हूँ, असेंबली एरिया मीन्स ऐसे जगह होता है जहाँ पर किसी आपातकालीन स्थिति में या इमरजेंसी होने पर, चाहे वो किसी किस्म की इमरजेंसी क्यों ना हो, चाहे वो अर्थक्वेक हो मतलब भूकंप से रिलेटेड, या कोई फायर इमरजेंसी हो, या और कोई इमरजेंसी होने से, या कोई टॉक्सिक गैस रिलीज हो गया हो, तो फिर ऐसे जगह में बिल्डिंग या कोई ऐसे वर्किंग कॉम्प्लेक्स को खाली करने के बाद एक सुरक्षित जगह जिसे हम असेंबली एरिया कहते हैं, मतलब वहाँ तक पहुँचने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एग्जिट और एस्केप रूट को फॉलो करते हुए, मतलब जो नियरेस्ट असेंबली एरिया है वो सुरक्षित स्थान में पहुँच के हम लोगों को रिपोर्ट करना होता है। तो कुल मिला के कहने का मतलब असेंबली एरिया एक ऐसा सुरक्षित जगह होता है जो कि बिल्डिंग को या कोई मतलब फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में तो वर्कशॉप या ऐसी जगह को इवैक्यूएट करने के बाद, खाली करने के बाद, जहाँ पर हम उस सुरक्षित स्थान में पहुँचते हैं एग्जिट और एस्केप रूट के द्वारा, जो नियरेस्ट है उसके द्वारा, जब हम रिपोर्ट वहाँ पहुँचने के बाद फिर जो इवैक्यूएशन कमांडर है, फायर ड्रिल मॉक ड्रिल करवा रहे हैं या एक्चुअल ड्रिल करवा रहे हैं, तो उनको रिपोर्ट करते हैं, एक जगह में एकत्रित होते हैं, फिर हम लोगों का हेड काउंटिंग होता है। तो जिस जगह पर हम लोग पहुँचते हैं उस जगह में उसको जगह को बोला जाता है असेंबली एरिया। कोई इसे असेंबली पॉइंट भी बोलते हैं। तो फिर एक बात लास्ट में और बता दूं कि असेंबली, जैसे मैंने कहा रिफ्यूज एरिया कैसे जगह होना चाहिए, रिफ्यूज एरिया के बारे में 4-5 पॉइंट बताया, तो मैं मोटे तौर पर आपको असेंबली एरिया के बारे में भी बता दूं। असेंबली एरिया तो 50 फीट से ज़्यादा दूर नहीं होना चाहिए, और असेंबली एरिया कोई ज़रूरी नहीं है कि एक ही हो। फिर उसके बाद बोलूँ असेंबली एरिया ऐसे जगह में भी होना चाहिए, कोई बिल्डिंग या कोई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में, तो जहाँ पर एम्बुलेंस पहुँच सके, मतलब पक्की रोड हो। और फिर एक बात बता दूँ, असेंबली एरिया में कोई बैठने की जगह या ड्रिंकिंग वाटर की व्यवस्था होना चाहिए। फिर आपको मैं जानकारी के लिए बता दूँ, ये सवाल फायर एंड सेफ्टी में अक्सर पूछे जाते हैं कि व्हाट डू मीन बाय रिफ्यूज एरिया एंड असेंबली एरिया, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिफ्यूज एंड असेंबली एरिया। सर रिफ्यूज एरिया बिल्डिंग के भीतर होते हैं, बिल्डिंग से कनेक्टेड होते हैं, भीतर भी होता है, बैल्कोनी भी होता है। असेंबली एरिया बिल्डिंग के बाहर होते हैं, और रिफ्यूज एरिया में कभी गैदर्ड नहीं होते, हेड काउंटिंग नहीं किया जाता, असेंबली एरिया में हेड काउंटिंग होते हैं। फिर उसके बाद असेंबली एरिया में पहुंचने के लिए काफ़ी दूर जाना पड़ता है एग्जिट मतलब इवैक्यूएट करने के बाद, लेकिन रिफ्यूज एरिया में इवैक्यूएट करने की ज़रूरत नहीं है, इनसाइड द बिल्डिंग जो भी कार्रवाई करना हो हम करते हैं। तो मोटे तौर पर शायद आपको अंदाजा हो गया होगा तो रिफ्यूज एरिया और असेंबली एरिया में क्या अंतर है। मैं केदार बोल रहा हूँ, आप और सारा वीडियो देखें और अच्छी तरह से पढ़ाई करें। बहुत ज़्यादा है सेफ्टी में डिमांड, मैं बोल नहीं सकता आपको, तो बेटर ही, बेस्ट ऑफ लक एंड स्टडी वेल।